अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से मुराद यह है कि इसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम पामीटोलिक एसिड, देन ओलिक एसिड, इलैडिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड जिसमें अल्फ़ा और गैमा टाइप्स हैं, देन एराकीडोनिक एसिड और टिमनोडोनिक एसिड और सर्मोनिक एसिड। अब देखिए ये मुख्तलिफ जो हैं वो फैटी एसिड्स हैं जिनके नाम हैं। और ज़रा सा इधर से कार्बन एटम्स भी देखिए कि पामीटोलिक एसिड में 16 कार्बन है और जो जो डबल बॉन्ड है वो एट पोजीशन नंबर 1 एंड 9 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से ओलिक एसिड है, इसमें 18 कार्बन है और जो डबल बॉन्ड है पोजीशन नंबर ऑफ कार्बन नंबर 1 और कार्बन 9 पर मौजूद है। इस तरीके से ये सारा इसका जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं उनकी पोजीशंस हैं, ठीक है, इसको आप ज़रा सा देख लीजिएगा। अच्छा, फिर इसके सिस्टमिक नेम्स भी दे दिए। असल चीज़ जो है ना, ज़रा सा मैं चाहूँगा कि ये जो इसकी अकरेंस है ना, इस पर बात कर लें। ये जो पामीटोलिक एसिड है या इवन जो पामिटिक एसिड होता है, मैंने बताया था कि ये प्लांट फैट होता है। अच्छा, और नियरली ऑल फैट्स, तमाम फैट्स के अंदर ये चीज़ जो है वो मौजूद होती है। फिर इसके अलावा ओलिक एसिड जो है वो नेचुरल फैट, वंस अगेन ये एनिमल और सोर्स की तरफ इशारा कर रहा है। फिर इलैडिक एसिड जो है वो हाइड्रोजनेटेड फैट कहलाता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड है, ठीक है। और लिनोलिक एसिड जो है वो कॉर्न ऑयल के अंदर है, पीनट ऑयल है, कॉटन सीड है, सोयाबीन है और प्लांट। अच्छा, ये भी जो है वो प्लांट सोर्स है। और ये देखिए जो कॉर्न ऑयल है इसका बड़ा किरदार है हमारी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। कॉर्न ऑयल जो है मकई का, ठीक है ना, कॉर्न ऑयल महंगा भी होता है और इसमें लोग मिलावट भी कर देते हैं, मिलावट कर करके बेच रहे होते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल कॉर्न ऑयल मिल जाए तो बहुत अच्छा है और इसके अंदर लिनोलिक एसिड होगा। लिनोलिक एसिड जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड में भी शुमार किया जाता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो मकई जो है वो खाना चाहिए, मूंगफली भी खाना चाहिए, कॉटन सीड जो है वो हमारे यहाँ मग़ज़ बिनोला को कहते हैं। इसका दूसरा नाम पंबा दाना भी है, तिब में इसका नाम है पंबा दाना, आम अल्फाजों में इसको कहते हैं बिनोले का बीज। बिनोले का बीज बड़ा पावरफुल होता है, बहुत हेल्दी चीज़ होती है, कमर दर्द के लिए बेहतरीन चीज़ है। और जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा होता उनको बिनोले की बीज की खीर बनाकर इस्तेमाल कराया जाता है। तो आप लोग न्यूट्रिशन के इंशाल्लाह बनने जा रहे हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूं कि बिनोले के बीज की खीर भी बनाई जाती है और इसमें अगर सूजी ऐड कर लें और थोड़े से नट्स ऐड कर लें तो बेहतरीन किस्म का ये एक सप्लीमेंट बनता है। और वो बच्चे या वो ख़वातीन जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हों, वेट कम हो, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और जो वो ख़वातीन जिनको दूध नहीं उतर रहा होता आफ्टर प्रेगनेंसी, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है बिनोले का बीज, ठीक है। तो इस तरीके से फिर देन है लिनोलिनिक एसिड, और इसकी भी जो अकरेंस हैं वो अब इसमें जैसे इवनिंग प्राइम रोज़ ये एक प्लांट सोर्स है और हमारे यहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका अब तो बाकायदा इसके एसेंशियल ऑयल्स के कैप्सूल आने लगे हैं इवनिंग प्राइम रोज़ के, और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बोरेज ऑयल हमारे यहाँ कहते हैं गाउज़मान को, इसका भी ऑयल आने लगा है, बाहर से आता है। और ये भी ये मेंटल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, और इसकी सोर्सेज जो अल्फ़ा वाला जो है अल्फ़ा लिनोलिक एसिड जो है वो लिनसीड कहते हैं अलसी के तेल को। तो अलसी का तेल जो है या अलसी के बीज के लड्डू भी बनाए जाते हैं। ये भी जो है ख़ास तौर पे जैसे ज़च्चगी के बाद इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और जो लिनसीड ऑयल है ये कार्डियक प्रिवेंशन ऑयल है, बेहतरीन है ये, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं। तो ये लेकिन थोड़ा इसकी तासीर गर्म है, तो गर्मियों में इसकी मकदार कम लेनी पड़ती है, सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा सूट करता है। तो वो अफराद जो सर्दी से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो वो अगर दिन में 1 चमचा अलसी का तेल पी लें सर्दियों के मौसम में तो उनको बहुत फ़ायदा करेगा। और कार्डियक पेशेंट्स के लिए तो ये तो अब एडवाइस भी किया जाता है, बाकायदा एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं लिनसीड ऑयल, अलसी का तेल कहते हैं इसको, ठीक जनाब। तो इस तरीके से इसकी
और देखिए ये जितनी भी ये सोर्सेज हैं इसकी वो नेचुरल हैं, और नेचुरल ये चीज़, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए बनिस्बत आर्टिफिशियल। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो फर्दर सब डिविजन्स हैं वो मोनो, दैट मीन्स कि एक डबल बॉन्ड, फिर पॉली अनसैचुरेटेड में मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होंगे, और इकोसेनोइड्स के बारे में मैं ज़्यादा जिक्र करना चाहूँगा, क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टाइप है। इसमें प्रोस्टानॉइड्स, ल्यूकोट्राइन्स, लिपोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स और थ्रोम्बोक्सिन, ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे ना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहलाते हैं। बेसिकली होता क्या है, अब मैं आपको समझाऊँ। जब सेल इंजरी होती है, जिसमें सेल इंजरी होती रहती है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है केमिकल हो सकता है फिज़िकल हो सकता है कोई ट्रॉमा हो रहा हो। अल्टीमेटली जब सेल टूटता है, फूटता है, तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ना, सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन, उसमें से फॉस्फोलिपिड्स टूटते हैं और फिर उसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो एंजाइम लगता है वो है फॉस्फोलाइपेज। ठीक, फॉस्फोलाइपेज जो है वो लिपिड्स को तोड़ेगा, फॉस्फेट को अलग कर देगा और फिर फैटी एसिड्स आना शुरू हो जाएंगे। उसमें से निकल कर आता है एरेकिडोनिक एसिड। एरेकिडोनिक एसिड एसेंशियल फैटी एसिड्स है, और ये बात वाज़ेह हो जाती है कि एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, तो ये तो इंपॉर्टेंस उसकी क्लियर हो गई। लेकिन अब इसका जब मेटाबॉलिज्म आगे बढ़ता है ना, तो फिर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स और अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या कहलाते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहलाते हैं। इस वजह से कहलाते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, वर्म को बढ़ाते हैं। इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेसेस हैं उनमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। नंबर 1, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाना, यानी जो ब्लड वेजल्स हैं वहाँ की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी और वो लीकी हो जाएंगे, उनमें से फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। जैसे फ्लूइड ब्लड वेजल से निकल कर बाहर आता है ईसीएफ में, टिश्यूज़ में, इंटरस्टिशियम में, तो वहाँ पर एडिमा हो जाता है, वहाँ पर साइज़ बढ़ जाता है और वहाँ पर फ्लूइड जमा हो जाता है। यही वजह है कि जहाँ चोट लगती है वहाँ वर्म आना शुरू हो जाता है। फिर इन तमाम केमिकल से पेन रिसेप्टर्स जो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो पेन आना शुरू हो जाता है। फिर तीसरी चीज़, वहाँ पर ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है, तो वहाँ रेडनेस आ जाती है, ये भी इफ़ेक्ट देखने में आता है। और अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ाने में भी इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम है। ये फिर वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आते हैं, ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन में हाइपोथैलेमस को जाके हिट करते हैं और फिर वो ही थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बुखार आ जाता है। तो जब इन्फ्लेमेशन एक्सट्रीम की होती है तो बुखार आ जाता है। ठीक, तो ये इकोसेनोइड्स की इंपॉर्टेंस है। बेसिकली दीज आर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। उम्मीद है कि अब यहाँ तक बात समझ में आई होगी, आगे डिस्कशन कंटिन्यू।